तो दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हमारे भारत के कुछ साइंटिस्ट ने अनेक ऐसे इन्वेंशंस किए जो आज हम में से कुछ ही लोग जानते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे और भी ऐसे ही आविष्कारों के बारे में जिनसे हम परिचित नहीं हैं और इनका क्रेडिट शायद हम दूसरे देश के लोगों को देते हैं। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी की कक्षा, नक्षत्र वर्ष, सूर्य सिद्धांत लगभग 600 BC में समझाए गए हिंदू ब्रह्मांड संबंधी समय चक्र, नक्षत्र वर्ष की औसत लंबाई, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की लंबाई 365.2 दिन देते हैं, जो केवल है 365.25 दिनों के आधुनिक मान से नगण्य 1.4 सेकंड अधिक। गुरुत्वाकर्षण की प्रारंभिक अवधारणा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा ग्रीक दार्शनिकों को पहले से ही ज्ञात थी। ये ब्रह्मगुप्त ही थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग करते हुए गुरुत्वाकर्षण को एक आकर्षक शक्ति के रूप में वर्णित किया था, जिसमें भारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। धूमकेतुओं की आवधिकता। 6वीं शताब्दी तक भारतीय खगोलविदों का मानना था कि धूमकेतु खगोलीय पिंड थे जो समय समय पर फिर से प्रकट होते थे। यह विचार 6वीं शताब्दी में खगोलशास्त्री वराहमिहिर और भद्रबाहु द्वारा व्यक्त किया गया था और 10वीं शताब्दी के खगोलशास्त्री भट्टोत्पला ने कुछ धूमकेतुओं के नाम और अनुमानित अवधियों को सूचीबद्ध किया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ज्ञात नहीं है कि इन आंकड़ों की गणना कैसे की गई। आकाशीय ग्लोब। धातु विज्ञान में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसका आविष्कार भारत में 1589 और 1590 ईस्वी के बीच किया गया था। 1980 के दशक में दोबारा खोजे जाने से पहले आधुनिक धातुविदों का मानना था कि आधुनिक तकनीक के साथ भी बिना किसी सीम के धातु के ग्लोब का उत्पादन करना तकनीकी रूप से असंभव था। दुनिया का सबसे बड़ा धूपगढ़ी। अब तक बनाई गई सबसे सटीक धूपगढ़ियों में से यंत्र मंदिर में पाए गए संगमरमर से बने 2 भूमध्यरेखीय धनुष है। धूपगढ़ी और अन्य खगोलीय उपकरणों का ये संग्रह महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1727 और 1735 के बीच भारत की अपनी तत्कालीन नई राजधानी जयपुर में बनाया गया था। बड़े भूमध्यरेखीय धनुष को सम्राट यंत्र, सर्वोच्च यंत्र कहा जाता है। 27 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर इसकी छाया 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड या लगभग 1 हाथ की चौड़ाई 6 सेमी हर मिनट की गति से चलती है। मैसूरियन रॉकेट। पहले लौह आवरण और धातु सिलेंडर रॉकेटों में से एक को 1780 के दशक में दक्षिण भारतीय साम्राज्य मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की सेना और उनके पिता हैदर अली द्वारा तैनात किया गया था। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी ताकतों के खिलाफ इन लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इस काल के मैसूर रॉकेट अंग्रेजों द्वारा देखे गए रॉकेटों से कहीं अधिक उन्नत थे। मुख्यतः प्रणोदक को पकड़ने के लिए लोहे की ट्यूबों के उपयोग के कारण इसने मिसाइल के लिए उच्च जोर और लंबी दूरी 2 किलोमीटर रेंज तक को सक्षम किया। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की अंतिम हार और मैसूर के लौह रॉकेटों पर कब्जा करने के बाद वे ब्रिटिश रॉकेट विकास में प्रभावशाली थे, जिससे कानवेव रॉकेट को प्रेरणा मिली और जल्द ही नेपोलियन युद्धों में उपयोग में लाया गया। 2 का वर्गमूल। प्रारंभिक सन्निकटन प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथों सूत्र लगभग 800-200 ईसा पूर्व में इस प्रकार दिया गया है। पक्ष की लंबाई को इसके तीसरे से बढ़ाएं और इस तीसरे को अपने चौथे से 30 से कम करें। उस चौथे का चौथा भाग। कैरम खेल की उत्पत्ति भारत में हुई। कांच की सतह वाला एक कैरम बोर्ड अभी भी भारत के पटियाला के एक महल में उपलब्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही थी। श्रीलंका में गंभीर कैरम टूर्नामेंट की शुरुआत भले ही 1935 में हुई थी, लेकिन 1958 तक भारत और श्रीलंका दोनों ने कैरम क्लबों के आधिकारिक संघ बना लिए थे, जो टूर्नामेंट को प्रायोजित करते थे और पुरस्कार प्रदान करते थे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इन्वेंशंस जो हमारे भारत में ही हुए, लेकिन हमको इनके बारे में थोड़ी भी ज्ञान नहीं है और न ही ये कहीं आपको कोई प्रेजेंट टाइम की स्कूल बुक्स में दिखेंगे। वैसे अगर आपको ये सारे आविष्कार एक साथ पता करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप विकिपीडिया पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फो वी चैनल को। थैंक यू।